हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है भरत पवार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और हम क्लास 11th का एक चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, जिसमें मैंने सेल साइकिल वाला जो पार्ट हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, और उस वाले पार्ट में दो चीजें हमने डिस्कस करनी थी। एक था इंटरफेस विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो, यू कैन चेक। And in this part, we are going to talk about the M phase. In M phase, a type of division we are going to discuss. वो division का नाम है mitosis. ठीक है, अब मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ. What is mitosis, where it is takes place, what are the properties, what are the characters, what type of cells they are going to make. वो सब मैं यहाँ पे in general बता देता हूँ. What are the phases in this? तो वो सब चीजें एक जनरल बता देता हूँ, and then we will come to the main process. Okay, now listen. Here we are starting with the mitosis. So that mitosis takes place in which type of cells? They are takes place in the type of cells we are calling them somatic cells. What we are calling them? We are calling them somatic cells. अब आप बोलोगे somatic cells क्या होती है? Except germ cells in our body. ठीक है, except germ cells like sperm or sperm in male and ovum in female. So these two cells, sperms and ovum, these are called germ cells. Except these cells, rest of all cells are somatic cells जिनमें mitosis होता है. ठीक है, एक. दूसरा, this mitosis is also called, it is also called equational division. इक्वेशनल डिवीजन भी इसको बोलते हैं. ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन? यू नो दैट बिकॉज सपोज मान लो कि इस सेल के पास 16 क्रोमोसोम्स है. हाउ मेनी? ये एक सेल है, सोमेटिक सेल है, इसके पास 16 क्रोमोसोम है. तो जब इससे 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, इससे कितनी 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, तो उनमें भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 16 क्रोमोसोम्स होंगे. तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स, ये है डॉटर सेल्स. ये क्या है? डॉटर सेल्स. तो इन डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम नंबर इक्वल है. तो यहाँ क्रोमोसोम और यहाँ पे क्रोमोसोम इक्वल है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है. देन थर्ड पॉइंट, इन थर्ड पॉइंट दैट इन दिस nucleus is divide once. न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड होता है? 1 टाइम डिवाइड होता है. और जो ऑर्गेनिज्म, जो डॉटर सेल्स बनती हैं, इनमें जो डॉटर सेल्स बनती है, डॉटर सेल्स जो है होती है, वो होती है डिप्लॉइड. ठीक है, वो कैसी होती है? डिप्लॉइड. देख लो, ये सेल थी, ये सेल में क्रोमोसोम कितने थे? 16 थे. ये डिप्लॉइड सेल थी, और डिप्लॉइड सेल में क्या हुआ? माइटोसिस हुआ. और माइटोसिस में ये 2 सेल्स बनी, 2 डॉटर सेल्स. और 2 डॉटर सेल्स में हर एक में क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पे ये डिप्लॉइड थी तो इनमें भी तो क्रोमोसोम नंबर सेम है, तो ये भी क्या होंगी? डिप्लॉइड होंगी. ठीक है. फिर इसमें एक चीज और लिखते हो, इन द माइटोसिस, इन द माइटोसिस at the end 2 daughter cells are formed. 2 daughter cells are formed. कितनी सेल्स मिलेंगी? 2 सेल्स, जैसे आप देख सकते हैं. ठीक है. अब है ना, इसमें इसकी कुछ फेजेस हैं. वो फेजेस मैं आपको बताता हूँ. व्हाट आर द फेजेस? ठीक है. इन माइटोसिस there are 4 phases. Phase number 1, we are calling it prophase. What it is called? Prophase. Second is called metaphase. Third is called anaphase. And fourth is called telophase. And at the end, last phase, where the one cell is going to divide into 2,
that is called cytokinesis, where cytoplasm is going to divide. So these 5 things we need to study, and from these 4 diagrams I have made. First, prophase, metaphase, anaphase and telophase. This is how we need to discuss these all phases. फिर cytokinesis ये discuss होने के बाद we will discuss the cytokinesis part also. ठीक है, in plants and animals. Now we are starting with the prophase. Now listen. ये तो एक जनरल मैंने बता दिया आपको कि भाई माइटोसिस जो होता है, दैट इज द माइटोसिस एक्चुअली in that mitosis somatic cells where this mitosis takes place. It is also called equational. Why we are calling it equational division? That you can see at the end of the mitosis we will get how many? 2 daughter cells. Nucleus is divided once, but meiosis जब हम बात करेंगे, another type of division is there, meiosis. In meiosis that nucleus is divided how many times? 2 times it is divided, but mitosis में एक बार होता है. डॉटर सेल्स कैसी होती है? डिप्लॉइड. तो अगर ये डिप्लॉइड है तो ये भी डिप्लॉइड है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यू कैन सी. You know what is diploid and what is haploid? Diploid means the number of chromosomes are doubled, and the haploid means the number of chromosomes are half of that. ठीक है, तो अगर यहाँ से इसके पास 16 और यहाँ पे 8 होते हैं ना, 8 होते तो मैं बोलता ये सेल्स क्या है, ये डिप्लॉइड थ्योरी क्या है, हैप्लॉइड है. बट यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड. And in the mitosis at the end we will get how many daughter cells? 2 daughter cells are formed, as you can see in this diagram. और इसके लास्ट में जब मैं कंप्लीट करूंगा साइटोकाइनेसिस, तो that time also you will get to know that this particular cell, एक सेल में वो डिवीजन हो रहा है, डिवीजन होके फाइनली कितनी सेल्स बन रही है? 2. और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेक करना है बेटा. ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? देखो, देयर आर 2 क्रोमोसोम्स. ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं. ठीक है, अब ये 2 क्रोमोसोम्स में से जब आपको पता है जब इस एक सेल से कितनी सेल्स बनेंगी? 2. तो उन दोनों सेल्स में भी कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 16 थे तो इनसे 2 बनी तो इनमें 16 होते, तो इसमें भी कितना है? 2 क्रोमोसोम्स हैं. वैसे तो होते तो बहुत सारे हैं, बट हम कितने क्रोमोसोम्स को लेके स्टडी करें? 2 को, सो दैट द प्रोसेस विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, है ना. तो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 2. ठीक है, बिकॉज जितने ज्यादा क्रोमोसोम होंगे उतना ज्यादा डायग्राम्स कॉम्प्लिकेटेड होंगे. तो बेस्ट पार्ट ये है, बेस्ट थिंग ये है कि आप सिंपल चीजें लो. ठीक है, सिंपल नंबर्स लो, सो दैट इजीली एक्सप्लेन हो पाए. चलो बात करते हैं प्रोफेज की. दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द माइटोसिस. नाउ लिसन, देयर आर फ्यू थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर. व्हाट आर द थिंग्स? आई एम गोइंग टू राइट हियर. ठीक है, लिसन, द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू राइट हियर, that genetic material is going to condense. It is going to condense. ठीक है, ये क्या होने वाला है कि जेनेटिक मटेरियल मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्रोमेटिन की बात कर रहा हूँ. जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या? क्रोमेटिन, डीएनए, है ना. तो डीएनए से क्रोमेटिन बनता है. ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल अब क्या होने वाला है? धीरे धीरे कंडेंस होगा, और जब कंडेंस होगा ना तो वो धीरे धीरे क्या बनाएगा? ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं. देखो, जब सेल डिवाइड नहीं हो रही होती है, जब वो प्रिपरेशन फेज में होती है, तो जब प्रिपरेशन फेज में होती है तो आपको पता है जीवन में ग्रोथ फेज है, एस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, G2 में ग्रोथ फेज होती है. तो उस टाइम क्रोमोसोम्स नहीं होते, उस टाइम वो क्या होता है? डीएनए के फॉर्म में होते हैं. बट जब सेल इंटरफेज से एंटर करती है एम फेज में, तो उस टाइम वो जो डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में है, वो डीएनए धीरे धीरे किसमें चेंज होने लगता है? क्रोमोसोम में चेंज होने लगता है. 12th में बताऊंगा आपको क्रोमोसोम एग्जैक्टली कैसे बनते हैं. ठीक है, वो सब पार्ट में आपको बताऊंगा. और लास्ट जो है ना, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला, उसका एक लास्ट टॉपिक है, वो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा. तो फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना है कि डीएनए से क्रोमेटिन और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन गए. तो फाइनली प्रोफेज डिवीजन से पहले क्रोमोसोम बन जाने चाहिए, और बन जाते हैं. ठीक है, इंटरफेज में क्रोमोसोम नहीं होते हैं क्योंकि वहां पे डीएनए बन रहे होते हैं. ठीक है, फिर जब लास्ट में एम फेज में आता है, तो जब सेल पूरी रेडी होती है तब क्रोमोसोम दिखते हैं. तो फाइनली क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है जेनेटिक मटेरियल इज गोइंग टू कंडेंस. वन थिंग. ठीक है, सेकेंड थिंग, अब सेकेंड चीज और क्या याद रखना? ये इवेंट्स हैं. ये इवेंट्स जब आप प्रोफेज लिखोगे, डायग्राम बनाओगे ना, तो ये इवेंट्स आपको लिखना है. ठीक है, अब सेकेंड जो पॉइंट इसमें ये लिखना है कि यहाँ पे आपको जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
is dis start disintegrating, ठीक है, is start disintegrating, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या होने लगी है, गायब होने, सेल जो न्यूक्लियर, ये जो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है ना, रेड रेड जो मैंने बनाया है, इसमें आप देख सकते हो ये लेट प्रोफेज है। इस लेट प्रोफेज में आप देख सकते हो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस धीरे धीरे गायब हो रहा है, डिसइंटीग्रेट, तो इसलिए मैंने लगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग, ठीक है, तो वो गायब होने लग गई है। और क्या, जी बी, जी बी मीन्स गोल्जी बॉडी, ER means endoplasmic reticulum, nucleolus, nucleolus is start disappearing, वो क्या होने लगते हैं, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। ये थर्ड इवेंट है। फोर्थ इवेंट में एक इवेंट और लिख रहा हूं कि सेंट्रोसोम्स are start moving to opposite poles। ये सेंट्रोसोम दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये यहाँ से यहाँ जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकी वजह से सेल स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे और डिवाइड होगी ना, तो ये सेंट्रोसोम्स यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे इस पोल पे आने लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट में और लिख देता हूँ इसमें, ठीक है, सेंट्रोसोम के बाद यहाँ पे एक पॉइंट और याद आ रहा था मुझे, हाँ, centrosomes have microtubules, क्या है, microtubules, that is called, सेंट्रोसोम में माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये दिख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे यहाँ पे स्ट्रक्चर, जैसे ये सेंट्रोसोम, ये सेंट्रियोल्स है, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रोसोम्स है, तो इसमें ये जो माइक्रो छोटे छोटे मैं बना रहा हूँ ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो इस कंडीशन में जब सेंट्रोसोम होता है, तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, दैट सेंट्रोसोम हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एस्टर, दैट इज कॉल्ड एस्टर्स, ठीक है। और दो एस्टर्स हैं यहाँ पे, कितने एस्टर्स दिख रहे हैं, दो एस्टर्स हैं, इन दोनों को माइटोसिस एपरेटस या माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं, दोनों को टुगेदर। पहले तो एस्टर्स क्या है ये समझो, जब सेंट्रोसोम्स में छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं, तो इस पूरे, जब सेंट्रोसोम्स के आसपास में छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखते हैं, तो इस कंडीशन में सेंट्रोसोम को एस्टर्स बोलते हैं। और ऐसे ऐसे एस्टर्स आपको कितने दिख रहे हैं, दो, तो इन दोनों को टुगेदर क्या बोलते हैं, माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, माइटोटिक एपरेटस, ऑल टुगेदर, बोथ सेंट्रोसोम्स टुगेदर व्हेन दे हैव एस्टर कंडीशन, दैट इज कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस। वो चाहे आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट ये कुछ इवेंट्स हैं आपको लिखने ही है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, ये प्रोफेज वाला पार्ट जो है हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया, तो ये प्रोफेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या क्या लिखा देखो, इस प्रोफेज में क्या क्या चीजें याद रखनी है, जेनेटिक मटेरियल इज गोइंग टू कंडेंस, वन थिंग। सेकेंड इवेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यू कैन सी दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू, देखो ये जो सेल हम बात करें ना, सेल डिवाइड होने वाली, तो डिवाइड होने का जो आपको पता है, वो पीछे जब ह्यूमन सेल है, तो ह्यूमन सेल 24 आवर्स में 23 आवर्स तो इंटरफेज में होती है, और 1 आवर में एम फेज में जाती है, और वो डिवाइड होती है, तो वही प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, और वो प्रोसेस में माइटोसिस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग। फिर थर्ड पॉइंट, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं ना, सेल ऑर्गेनेलीज लाइक गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, जो होता है न्यूक्लियस, तो सेल में न्यूक्लियस में होता है, तो वो सब क्या हो जाता है, डिसअपीयर होना जाता है, स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब डिसअपीयर हो ही जाता है इस वाले फेज में। फिर ये सेंट्रोसोम्स दिख रहे हैं, सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और नेक्स्ट वाले पेज में आप देख लो, ये सेंट्रोसोम यहाँ से जा रहे थे, यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, और इन्होंने ग्रो भी कर लिया स्पिंडल फाइबर्स, तो ये यहाँ पे पहुंचे। उसके बाद एस्टर्स क्या होता है, सेंट्रोसोम्स हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये कंडीशन में इनको एस्टर्स बोलते हैं, ठीक है।
अब आ जाते हैं किस वाले पार्ट पे, मेटाफेज वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाला पार्ट फेज क्या है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या क्या चीजें याद रखनी है, मैं लिख लेता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं फर्स्ट थिंग यहां पे लिख लेता हूं, सेंट्रोसोम्स reached at opposite poles, जो आप देख सकते हो। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है, क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं ना, क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर, मतलब ये सेंटर में आ गया ना इक्वेटर। दिस अरेंजमेंट where the chromosomes arrangement this arrangement of chromosome this arrangement of the chromosome is called metaphase plate। और क्या, this is a best phase to study chromosome number and shape। एंड फिर लास्ट वाला पॉइंट एक और लिख दो, सेंट्रोसोम्स फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। एक लास्ट पॉइंट और लिख लेता हूं, मुझे याद आ रहा है, वो ये है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर एट क्रोमोसोम। देखो ये सब पॉइंट्स क्या है मैं बताता हूं आपको। देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, सेंट्रोसोम्स रीच्ड एट अपोजिट पोल। आप यहाँ पे देखोगे सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, दिख रहे हैं, इसमें पहुंच चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट, क्रोमोसोम्स अलाइन देमसेल्फ एट इक्वेटर। तो क्रोमोसोम पहले यहाँ कहाँ थे, यहाँ थे, ठीक है, यहाँ कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर दिख रहे थे आपको। फिर जब ये डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, न्यूक्लियस पूरी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस की वॉल डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, तो ये साइटोप्लाज्म आ जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट भी आप देख सकते हो कि व्हेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड, तो क्रोमोसोम्स आर इन अ साइटोप्लाज्म नाउ। देन क्रोमोसोम्स, उसके बाद मैंने लिखा है दिस अरेंज। अब क्रोमोसोम्स अलाइन पे हो गए, इक्वेटर पे आ गए, तो इस कंडीशन में जब क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हो जाते हैं, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। व्हाट इट इज कॉल्ड, मेटाफेज प्लेट, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं इक्वेटर को भी क्या कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। ये अपोजिट पोल पे पहुंच गए, ठीक है। और फिर ये मेटाफेज प्लेट हो गई। फिर यहाँ पे हो गया बेस्ट फेज, इट इज अ बेस्ट फेज टू स्टडी क्रोमोसोम नंबर एंड शेप, ठीक है। फिर अब ये बेस्ट फेज क्यों है, क्योंकि इसमें जो भी जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, सबके सब क्रोमोसोम्स कहाँ आ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं, सेंटर पे आ जाते हैं। और जब सेंटर पे आ जाते हैं सब क्रोमोसोम्स, तो इजीली स्टडी कर पाएंगे, उनका नंबर भी चेक कर पाएंगे, उनका शेप क्या है, किस शेप क्या है, हर एक चीज हम इजीली चेक कर पाते हैं। बिकॉज जनरली क्या होता है, क्रोमोसोम्स पूरे ऐसे न्यूक्लियस में स्प्रेड होते हैं। फिर जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो फिर वो मेटाफेज फेज पे चले जाते हैं। फाइनली दे विल अलाइन देमसेल्फ एट द इक्वेटर। तो सब एक बार लाइन में आ गया, तो इजीली स्टडी हो पाती है, ठीक है। फिर मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ऑल्सो। तो स्पिंडल फाइबर्स आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रहे स्पिंडल फाइबर्स, दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, जो कनेक्टेड है। और ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम पे जाके कहाँ पे अटैच है, जैसे ये क्रोमोसोम है, मान लो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ये सेंट्रोमियर है, यू नो दैट। सेंट्रोमियर के ऊपर यहाँ पे एक प्रोटीनियस लेयर होती है, मैं बता दूं आपको, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर। तो जो स्पिंडल फाइबर आ रहा है वो यहाँ अटैच हो रहा है, तो एक्जेक्टली सेंट्रोमियर पे अटैच नहीं हो रहा है, अटैच कहाँ हो रहा है, यहाँ पे काइनेटोकोर पे अटैच हो रहा है।
जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैंने अलग से बता दिया आपको, ठीक है। तो ये वाला पार्ट लास्ट वाला पॉइंट यही है, ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट है। अब आ जाते हैं एनाफेज, ठीक है। आपको मैं बता दूं प्रोफेज इज अ लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूं, इट इज अ लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट फेज है। कौन? प्रोफेज। एनाफेज में मैं यहां लिख लेता हूं, एनाफेज क्या है? एनाफेज, एनाफेज इज, it is shortest phase in this chromatids are divided into two, ठीक है। ये 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 क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। एक मिनट सही ढंग से बनाता हूँ। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमेटिड, ये दोनों क्रोमेटिड, तो ये दोनों कहाँ चले गए? नीचे, और ये दोनों कहाँ चले गए? ऊपर, ठीक है। ये देखो ऐसा था ना, तो ये दोनों ऊपर चले गए, ये दोनों कहाँ गए? नीचे, दोनों में यही हुआ, ठीक है। तो ये है, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने ये वाली लाइन तो लिखनी है, इन दिस क्रोमेटिड्स आर डिवाइडेड एंड स्टार्ट मूविंग टू द अपोजिट पोल, एंड स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट poles due to contraction of due to contraction of spindle fibers, due to contraction of spindle fibers। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स आपको देखो यहाँ पे कितने लॉन्ग दिख रहे हैं, धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर्स क्या होने लगेंगे, ये शॉर्ट होने लगेंगे। तो ये किस तरफ खींचेंगे? इसको इस तरफ खींचेंगे। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? ये ऊपर खींचेंगे, और ये कहाँ खींचेंगे? नीचे की तरफ खींचेंगे। तो जब ये खींचेंगे तो ये दोनों ऊपर और ये दोनों कहाँ पहुंच जाएंगे? नीचे। तो ये पहुंच चुके हैं, आप देख लो, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, स्पिंडल फाइबर्स छोटे हो गए ना, तो ये कहाँ पहुंच गए? यहाँ पहुंच चुके हैं, नियर द अपोजिट पोल, ठीक है। ये अपोजिट पोल्स था। और अब आप देखो ये हो गया, ये वाली फेज है, शॉर्टेस्ट फेज है। सबसे पहले क्या लिखना है? इन दिस क्रोमेटिड्स आर डिवाइडेड। तो ये क्रोमेटिड जो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स थे, दोनों डिवाइड हो गए, ठीक है। इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स थे? दो थे ना, ठीक है। कौन कौन से? एक, दो, तो 1 एंड 2, ठीक है। दो क्रोमेटिड्स थे और इसमें अलग अलग हो गए, ये चला गया इधर, ये इधर चला गया, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है, इसमें एनाफेज में ये वाला पॉइंट आपको याद रखना। देन लास्ट, स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द टेलोफेज। In telophase, whatever we have written here, we need to write the things which we have written here. We need to write the opposite things here, ठीक है, क्योंकि इसका अपोजिट है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी, यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे GBER न्यूक्लियस डिसअपीयर हुए थे, यहाँ पे रीअपीयर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब और क्या? स्पिंडल फाइबर्स गायब हो गए, देखो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स गायब हो गए। अब ये क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल पे पहुंच गए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट अपन लिख लेते हैं। और एक चीज और, जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ पे कंडेंस हो रहा था, यहाँ पे अनबाइंड हो जाएगा वापस। वो किस में चेंज हो जाएगा? जेनेटिक मटेरियल। अब क्रोमोसोम्स किस में चेंज हो जाएंगे? ये सब होने के बाद क्या होगा? क्रोमोसोम किस में चेंज हो जाएंगे? डीएनए में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जहां से स्टार्ट हुआ था प्रोसेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। देखो पहला पॉइंट ये लिखना है टेलोफेज में। नाउ क्रोमेटिड्स, नाउ क्रोमेटिड्स जो अब हम क्रोमोसोम बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। देखो पहले ये एक क्रोमोसोम था, अभी ये दो क्रोमोसोम हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ इसको एक क्रोमोसोम इसलिए बोल रहे थे बिकॉज इसमें एक सेंट्रोमियर था ना। अब जब ये ऊपर और नीचे डिवाइड हो गए तो इसमें अलग सेंट्रोमियर, इसमें अलग सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का डिवीजन हो गया। जब सेंट्रोमियर दो हो गए तो क्रोमोसोम भी दो हो गए। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे एक सेंट्रोमियर था तो एक क्रोमोसोम था, ये एक क्रोमोसोम था, तो कितने टोटल थे? दो।
अभी इस एक सेल में आप देखोगे 4 क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि यहाँ इनका सेंट्रोमेयर डिवाइड हो गया ऊपर और नीचे, यहाँ पे भी डिवाइड हो गया ऊपर और नीचे चला गया, तो टोटल सेंट्रोमेयर कितना हुआ है 4। तो क्रोमोसोम भी कितना है अभी इस एक सेल में कितना है 4, जो अभी डिवाइड नहीं हुई है, बाद में डिवाइड होगी, प्रोसेस चल रहा है। तो नाउ अब देखो यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम, तो नाउ क्रोमोसोम्स रीच्ड at opposite pole. They are reached at opposite poles. Second, spindle fibers. Spindle fibers are disappeared. स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे? सेंट्रोसोम्स तो दिख रहे हैं आपको, लेकिन स्पिंडल फाइबर्स बिल्कुल गायब हो गए, क्योंकि वो डायरेक्टली वो कहाँ पहुंच गए? वो ऑलरेडी पोल्स पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, फिर आप लिखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रीअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई है? रीअपियर। यहाँ पे गायब हो गई थी ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो ये लिखा है मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग, तो मतलब वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो वो लिखा था, यहाँ पे वापस रीअपियर हो गई। यहाँ पे वापस वही, यहाँ पे जीआर वगैरह जीबी वगैरह गायब हो गए थे, तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस आर रीअपियर। वापस कहाँ हो जाएंगे? रीअपियर, वापस दिखने लग जाएंगे। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट्स आपको किस में लिखना है? टेलोफेज में लिखना है। अब टेलोफेज होने के बाद लो आप देखो अभी तक का प्रोसेस क्या चल रहा था, ध्यान से देखना। ठीक है, 2 चीजें मैं बताने वाला हूँ। आई एम नॉट कमिंग डायरेक्टली टू द साइटोकाइनेसिस, बिफोर दैट साइटोकाइनेसिस वन मोर टर्म इज देयर, that term is karyokinesis. What is karyokinesis? Listen, look at the nucleus here. The nucleus here, one nucleus is there. In this cell, how many nucleus? One. एक nucleus अभी फिलहाल। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस गायब हो गया था, अब यहाँ से डिवीजन हुआ। ये पूरा प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा प्रोसेस क्या था? न्यूक्लियस को डिवीजन डिवाइड करने के लिए। क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस, क्रोमोसोम कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। तो जब क्रोमोसोम डिवीजन हो रहा था यहाँ पे, तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो रहा था। देखो इस एक सेल में कितना क्रोमोसोम, कितना न्यूक्लियस था? एक। अभी इस उसी सेल में पहले एक था, अभी न्यूक्लियस कितने हो गए? 2। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। लिसन, यहाँ पे मैं एक टर्म लिख देता हूं, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? Karyokinesis is a division of nucleus. It is a division of nucleus जो आप अभी तक देख रहे थे। ठीक है, ये यहाँ। अब इसके नेक्स्ट वाला क्या है फेज, मैं बताता हूँ। वो फेज है साइटोकाइनेसिस। अब ये साइटोकाइनेसिस क्या है? ठीक है, ये साइटोकाइनेसिस क्या वाला प्रोसेस है, ये मैं बता देता हूँ आपको। चलो मैं ये साइटोकाइनेसिस वाला जो प्रोसेस है आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा, और उस नेक्स्ट वाले पार्ट में, क्योंकि काफी लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको साइटोकाइनेसिस भी बता दूंगा। साइटोकाइनेसिस किस किस टाइप से एनिमल्स और प्लांट्स में होता है वो प्रोसेस भी बता दूंगा। साथ में थोड़ा सा मैं मियोसिस को इंट्रोड्यूस भी कर दूंगा, और हो सकता है कि नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट मैं उसी के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।